जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं हल कर ली हैं। आप उन वीडियोस को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे अभी भी नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गणित की वीडियो देखने को मिल सके। अब चलते हैं आगे। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 17, जिसको हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम प्रश्नमाला 18 पढ़ने जा रहे हैं। तो 18वीं प्रश्नमाला का नाम है प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको समझना। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता में कैसे कैसे सवाल आते हैं, इनको पूरी को अच्छे से समझना। कोशिश करूंगा कि आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अपन चलते हैं प्रायिकता की तरफ। और प्रश्नमाला प्रायिकता, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें एक 3 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का आता है। कई बार हो सकता है 1 नंबर का नहीं आए तो 3 नंबर का आपको अवश्य प्रश्न आएगा। अब देखते हैं प्रायिकता। जैसे अपने दैनिक जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो सब प्रायिकता पर आधारित होती है। जैसे हम बात करें, इस प्रायिकता में कई घटनाएं होती है, जैसे संभव और असंभव। जिसका मतलब जीतना निश्चित है तो उसका हारना भी निश्चित है। यानी संभव, असंभव, हार जीत, किसी घटना का घटित होना या किसी घटना का घटित नहीं होना, ये सब प्रायिकताओं पर आधारित है। अब इन प्रायिकताओं में अगर आपको पूछा जाए कि जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि सूर्य जो अपना है वो उदय होता है, कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में उदय होता है। अब आपको पूछा जाए कि सूर्य के पूर्व दिशा में उदय होने की प्रायिकता क्या होगी, तब आपको सबको पता है कि ये बात क्या है, निश्चित है, एकदम निश्चित है। निश्चित की प्रायिकता 1 होती है बेटा। कितनी होती है? 1 होती है। और जो बात अनिश्चित है, असंभव है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। कैसे? अभी आपको पूछा जाए कि सूर्य का पूर्व में अस्त होने की प्रायिकता बताइए, तो पूर्व दिशा में अस्त थोड़ी होता है। अब देखो, आगे चलते हैं। यहां पर अभी बताया कि किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता क्या फॉर्मूला होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम, ये प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब ये आगे काम आने वाला है। मैंने आपको यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है, ठीक है। किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता आपको पूछी जाए तो यह आपकी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। लेकिन याद रखना, सभी समप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी कोई भी आपके पास प्रायिकता आएगी उसका मान 1 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर बात करें कि किसी घटना का घटित होना प्लस न होना, इन दोनों का योग कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो ये चीज याद रखना कि कोई घटना अपने साथ घटित हुई और प्लस में नहीं हुई, उन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब वो कैसे होता है ये भी आगे आएंगे, सब चीज आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखो, घटना का घटित होना इसको अपन व्यक्त करते हैं PE से, और नहीं होना इसको या तो अपन PE बार से व्यक्त कर देते हैं या फिर कई बार लिख देते हैं PE और या लिख दिया PE डैश, और या फिर A से भी व्यक्त करना पड़ जाता है, PA प्लस PA डैश बराबर 1।
यानी ये जो फॉर्मूले हैं अपने को ये याद करने होंगे। यानी कि जो यहाँ पर केवल अकेला ई और ए आ रहा है वो तो कहलाता है घटना का घटित होना, और ये जो ई बार और ई डैश आ रहा है वो कहलाता है घटना का घटित न होना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इस प्रायिकता में, ये आपको याद करनी होंगी। प्रायिकता में देखो मैंने आपको बताया कि जो चीज संभव है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। मैं आपको अभी कहूं कि एक थैले में मेरे पास कुछ गेंद रखी हुई है, जिसमें कुछ तो लाल है, कुछ हरी है और कुछ सफेद प्रकार की गेंद है, ठीक है। अब आपको उसी थैले में से पूछा जाए कि बताइए पीले कलर की गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो अब उस थैले में पीले कलर की गेंद है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता आप क्या कहोगे, 0 कहोगे, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे। अब चलते हैं आगे, किन प्रायिकताओं में देखो ध्यान से देखना, प्रायिकताओं में क्या क्या चीज काम आती है। अब देखिए जैसे मैं आपको एक बात कहूं कि भाई ए और बी, अभी आपको मैं छोटा सवाल लेके चलता हूं, इसकी भूमिका अपन पढ़ेंगे, प्रायिकता को पहले अच्छे से समझेंगे कि इस प्रश्नमाला में किस प्रकार के कैसे सवाल आपको परीक्षा में आते हैं, उसी को अपन पूरा अध्ययन करेंगे। तो पहले प्रायिकता के बारे में अच्छे से अपन जब तक नहीं समझ लेते तब तक अपन इसको हल नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना कि जैसे आपको कहा जाए बेटा कि ए और बी दो व्यक्ति है मेरे पास, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो दोनों के बीच में कोई एक प्रतियोगिता होती है खेल की, जिसमें ए जीत जाता है, तो उसको ये कहा जाए कि ए जीत गया। तो ए के जीतने की प्रायिकता यदि आपको दे दिया जाए बेटा, ध्यान से देखना, ए के जीतने की प्रायिकता आपको दे दिया 0.6, ठीक है। तब आप बताइए बी हार रहा है ना, तो बी के हारने की प्रायिकता क्या होगी, बी के हारने की प्रायिकता क्या होगी बेटा बताइए। अब आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर का प्रश्न यदि आएगा तो आपको क्या पूछेगा कि देखो ए और बी दो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें ए जीत गया, और जीतने की प्रायिकता क्या हो गई 0.6। तो बी हार रहा है तो बी के हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो जो संप्रायिक घटनाएं हैं अपने पास, जो भी घटना आती है उन सबका योग कितना होता है 1, यानी 1 से ज्यादा इस प्रायिकता में अपन कहीं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर अभी भी मैंने आपको लिखवाया है सूत्र कि पी ए प्लस पी ए डैश, इसका योग कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, और इसका मतलब होता है किसी घटना का घटित नहीं होना, ये लिखवाया है मैंने। आप इसको ये भी कर सकते हैं, किसी एक को जीत मान सकते हैं तो किसी एक को क्या मानोगे, हार। किसी एक को हाँ में बोलोगे तो किसी एक को आप क्या बोलोगे, ना में प्रयोग करोगे, ठीक है। किसी एक को संभव में प्रयोग करेंगे तो दूसरा क्या होगा, असंभव। यानी सभी संप्रायिक घटनाओं का योग कितना होता है 1 होता है, जिसमें 2 प्रकार की घटनाएं हो जाती है। कैसा कि घटना का होना और घटना का न होना, उन दोनों का योग सब में क्या आता है बेटा 1 आता है। तो अब बताओ यहां पर ये ए ये वाला नहीं है, ये तो कोई व्यक्ति है ए और बी नाम का, ठीक है। अब यहां पर ए जीत गया तो ए जीतेगा तो बी हारेगा, ए जीतेगा तो बी को हारना तय है। तो अब बताइए ए के जीतने की प्रायिकता बेटा कितनी आ गई 0.6, और बी के हारने की प्रायिकता मेरे को नहीं पता, भी अपन निकालेंगे ना, और बराबर में क्या आ रहा है 1, इसका पक्षांतरण करो तो आपके सामने आ जाएगा पी ए डैश बराबर 1 माइनस 0.6, और पी ए डैश बराबर आ गया 0.4, आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको और इसको दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, आपके सामने 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। क्या प्राप्त होगा 1.0, यानी 1 ही हुआ। तो याद रखना जब भी आप प्रायिकता के सवाल करने जाओ तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ गलती क्या होती है कि हमको ध्यान नहीं रहता कि भाई प्रायिकताओं का योग 1 से ज्यादा भी आता है या नहीं आता। तो अब याद रखेंगे कि सभी संप्रायिक घटनाओं का योग 1 होता है, ओके। तो ये छोटे छोटे आपके बेसिक सवाल आ जाते हैं, वो आपको करने इंपॉर्टेंट रहते हैं। यदि आपको दे दिया क्या भाई पी ई बराबर 0.7 है और ये लिख दिया ई नहीं,
की प्रायिकता बताइए, ए नहीं की प्रायिकता बताइए। ठीक है बेटा, अब ये आपको पूछ ले, क्या दे दिया, पीई बराबर 0.7 दे दिया और ए नहीं की प्रायिकता क्या करवा ले, तो आपको तुरंत क्या करना है कि चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पीई और पीई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब तो घटना का घटित होना 0.7 रख दूंगा, और ई नहीं का मतलब होता है बेटा ई डैश, तो यहाँ पर ई डैश अपन निकाल लेंगे और आ गया ई डैश बराबर 1 माइनस 0.7 और कितना बच गया 0.3, कितना आ गया 0.3 मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये एक एक नंबर के सवाल आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट देंगे। देखो क्या होगा कि यहाँ पर ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज याद रखना है कि दो संप्रायिक घटनाओं का योग 1 होता है। संभव प्रायिकता होगी, संभव जो चीज आपके सामने उसका मतलब 1 और जो असंभव है उसका मतलब 0। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब अपन चलते हैं इस प्रायिकता में जो 3 नंबर के सवाल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, उनको अच्छे से देखना बेटा, ध्यान से देखना, कोई गलती नहीं करोगे, बहुत ही अच्छे समझना। प्रायिकता 4 नंबर का आता है, एक नंबर का अलग आता है और 3 नंबर का 1 प्रश्न आता है, और आपकी किताब में जो भी आपको दे रखा है उसको आप अच्छे से समझ जाओ। देखिए अब अपन चलते हैं प्रायिकता। ये हो गया मेरे पास, है ना। अब चलते हैं आगे, क्या करना है ध्यान से देखना। इस प्रायिकता में कुछ एक टॉपिक है उनके बारे में अपन अच्छा समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है पॉइंट, सिक्के आते हैं मेरे पास, सिक्कों के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, दूसरे आते हैं मेरे पास पासे, पासों को बोलते हैं डाइस। अब देखिए तीसरा आता है मेरे पास ताश के पत्ते, और चौथा आता है मेरे पास वर्ष जिसमें आते हैं लीप वर्ष और या अलीप वर्ष। ठीक है बेटा, इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिए। आप इस प्रश्नमाला में अगर इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लिए, बस इसमें है ये, इस प्रायिकता में जो भी सवाल आता है वो सिक्कों पर आधारित आता है या पासे पर आता है या ताश पर आता है या किस पे आता है, वर्ष पे आता है। तो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लेना आपने 18वीं प्रश्नमाला कंप्लीट कर ली है। तो आइए चलते हैं अपन यहां पर ध्यान से देखते हैं। पहले अपन चलते हैं सिक्कों की तरफ। सिक्के क्या होते हैं, सिक्कों में कैसे प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए अपन चलते हैं सिक्कों की तरफ। ठीक है, सिक्के में यहाँ पर प्रायिकता में कैसे सवाल पूछा जाता है, सिक्कों में कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, सरल से चलता हूं। सबसे पहले आपको क्या पूछता है, आपके सामने एक सिक्का है और सिक्के के आपको भी पता है कि 2 पहलू हैं, एक तो चित है और एक पट है। देखो आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूं सिक्का। ठीक है, और सिक्का आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक तो इसमें एच आता है और एक इसमें क्या आता है, टेल आता है। एच को बोलते हैं बेटा चित्ते और टेल को बोलते हैं क्या, पट। एच को बोलते हैं चित्ते और टेल को बोलते हैं पट। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके सामने। अब अपन चलते हैं सवाल की तरफ। अब क्या कहता है, प्रायिकता में कैसे सवाल पूछता है, आपको किस प्रकार के सवाल पूछता है वो याद रखना कि पहला जो सिक्का है, इस एक सिक्के को, मेरे पास एक ही सिक्का है, सबसे पहले इस सिक्के को एक बार यदि उछाला जाए, सिक्के को एक बार यदि उछाला जाए तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, आप यदि एक बार उछाल के देखोगे तो आपके सामने क्या क्या आएगा, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, और या क्या आएगा मेरे पास, टेल आएगा। या तो क्या आएगा, हेड आएगा, और या क्या आएगा, टेल। बस 2 ही आएंगे क्योंकि आपने सिक्के को उछाला। देखो फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखना, पहला कंडीशन क्या है कि एक सिक्के को एक बार उछालना, एक बार उछालना। ठीक है, अब आप एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हो तो आपके सामने संभावित परिणाम क्या क्या आ जाएंगे, संभावित परिणाम या तो आपके सामने एच आएगा और या फिर आपके सामने क्या आएगा, टी आएगा। भाई आपने सिक्के को उछाला है, या हेड या टेल। तो आप बताइए कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा बेटा, कुल संभावित परिणाम
कुल संभावित परिणाम एक और एक दो, इन दो के अलावा कोई नहीं आएगा, या तो हेड या टेल, तो दो के अलावा आपके पास कुल संभावित परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। अब प्रश्न क्या पूछता है वो ध्यान से सुनना। प्रश्न में बोल रहा हूं कि यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या पूछा है, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने सबसे फर्स्ट में लिखवाया आते ही कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो देखो घटना कौन सी घट रही है, इसके पास चित्त आनी है। घटना क्या घट रही है इस सवाल में, देखो इस सवाल में केवल दो ही घटना घट रही है, क्या कि एक तो चित्त आ रहा है मेरे पास और एक क्या आ रहा है, पट आ रहा है, टेल आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने कौन सी घटना के बारे में पूछा, चित्त आने की, तो मैं क्या लिखूंगा, चित्त आने की प्रायिकता बराबर चित्त आने के परिणाम, चित्त आने के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम, चित्त आने के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यह आपका फॉर्मूला है। एग्जाम में कैसे करके आना है, सवाल आ जाए कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो आप तुरंत लिखोगे एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम H या T है। संभावित परिणाम, ये परिणाम है बेटा, है ना, संभावित परिणाम H या T है, तो आप क्या लिखोगे तुरंत कुल संभावित परिणाम बराबर आपके सामने क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। अब इसने क्या पूछा कि बताइए आपने सिक्के को जो उछाला है उस पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता यदि आपको पूछा जा रहा है तो उसी घटना का परिणाम लिखेंगे और बटे कुल संभावित परिणाम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, चित्त आने की पूछा है, अब बताओ मेरे को चित्त आने के परिणाम, चित्त कितनी बार आ रहा है, यहां पर एक ही बार आ रहा है, केवल कितनी बार आ रहा है, एक बार, और कुल संभावित परिणाम कितना आ रहा है मेरे पास, 2। यह आपका आंसर हो गया, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या लिखोगे, अतः चित्त आने की प्रायिकता बराबर 1/2 1/2। ओके, आगे चलते हैं। इसी में आपको पूछ ले कि पट आने की प्रायिकता, पटे आने की प्रायिकता आपको पूछ लिया जाए तो वही पट आने के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। पट कितनी बार आ रहा है, वही एक बार आ रहा है, और कुल संभावित परिणाम वही 2 है। ये भी मेरा आंसर आ गया। ओके, तो देखो इस वाले प्रश्न में, कौन से वाले प्रश्न में, केवल एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इन दोनों के अलावा आपके सामने कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। अब मैं पूछता हूं आपसे, देखो प्रश्न कि यहां कहा जाए कि चित्त आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, ये दोनों तो आ गए। अब मैं पूछूं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो अब ये देखो इन दोनों के अलावा तो कोई नाम ही नहीं है मेरे पास जो मैं पूछूंगा। यहाँ पर असंभव बात तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। या तो मैं किसके बारे में पूछूंगा, H के बारे में, या मैं किसके बारे में पूछूंगा, टेल के बारे में, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको लिखवा ही रखा है। तो यहाँ पर असंभव बात तो अपने सामने कुछ है ही नहीं। तो यहां तक तो मेरा मैटर होता है खत्म, कौन सा, एक सिक्के को एक बार उछालने की प्रायिकताओं के बारे में, ठीक है। उछाल दिया, उसके बाद प्रायिकता भी अपन ने निकाल ली है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। ये हो गया एक सिक्के को एक बार उछालना। अब उछालते हैं अपन एक सिक्के को 2 बार। आपके सिलेबस में 3 बार तक का है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, देखो ये तो हो गया एक बार उछालने का काम फ्री। इनके अलावा कोई आपको सवाल नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनना। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इनके अलावा आपको कुछ नहीं पूछने वाला। ओके, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। अब मैं कर रहा हूं नेक्स्ट सवाल। आपको क्या पूछेगा कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, या आपको दे दे 2 सिक्कों को 2 सिक्कों को एक बार उछालना, ठीक है बेटा।
तो यहां ध्यान से देखना, दोनों का मतलब एक ही है। या तो आप एक सिक्के को दो बार लगातार दो बार उछाल के परिणाम लिख सकते हैं एक बार, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि देखो इतना बड़ा झंझट आप करोगे भाई, एक सिक्के को आप लगातार दो बार उछाल के उसको एक ही बार में परिणाम लिखोगे, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, दो सिक्कों को हाथ में ले लो, दोनों को एक बार उछाल दो, परिणाम लिख लो, बात वही है। तो आप घबराना मत। अगर आपको दे दिया जाए कि एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को एक बार उछालना, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब देखो उछालते हैं, तो ध्यान से सुनना, उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या संभव है मेरे को बताना। संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है बेटा, आप सिक्कों को उछाल रहे हो दोनों को, तो क्या आ सकता है, दोनों हेड भी तो आ सकते हैं, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं। पहला हेड दूसरा टेल और पहला टेल दूसरा हेड आपका आ सकता है। क्या इनके अलावा भी कुछ आएगा, ध्यान से सुनना, क्या इनके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या, हेड है, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। देखिए इनके अलावा आपके सामने कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखना, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो कुल संभावित परिणाम आपके सामने फिक्स रहता है, कितना, 4। कुल संभावित परिणाम कितना रहेगा बेटा, 4 रहेगा। कब रहेगा, जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए, तो आपके सामने कुल परिणाम क्या रहेगा बेटा, 4 रहेगा। ओके, ये याद रखना, फिक्स है कुल परिणाम 4। अब चलते हैं आगे, इसमें आपको क्या क्या प्रश्न पूछेगा उनका अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है। अगर आपको मैं कह दूं सवाल कि भाई एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल चित्त ही आना है, उसने ये नहीं कहा कम से कम या अधिक से अधिक, उसने कहा चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त कितनों में आ रहा है, चित्त इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो कितनी जगह चित्त आ रहा है, 3 जगह। और कुल परिणाम कितना था, 4। तो आप क्या लिख दोगे, 3/4। ओके, अब आपको पूछा जाए, इसी में देखना कि पहला आपको पूछ लिया जाए कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। कम से कम में अधिक की कोई सीमा नहीं है, तो आपको कम से कम तो एक लेना ही पड़ेगा। क्या चित्त लेना है, तो यहां देखो कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए। 1 2 दोनों पकड़ लिए, चित्त लेना है, चित्त का मतलब हेड, यानी कि देखो शब्द पे जाओ, आपको पूछा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। इसने ये थोड़ी कहा है कि भाई अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कहा। इसने कहा है कम से कम एक चित्त तो अवश्य लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 2 कंडीशन, और आप एक से ज्यादा कितना भी ले सकते हो, 3 कंडीशन हो गई। यानी आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, मतलब आप उसको एब्सेंट नहीं दिखा सकते, कम से कम उसको एक बार आना अवश्य पड़ेगा। ओके, तो देखो एक बार आ गया, 2 बार, 2 कंडीशन हो गई, ऐसी 2 बार आया, और ऐसी कंडीशन ये हो गई। तो तीनों में कम से कम एक बार तो एच आ रहा है ना, तो कितनी कंडीशन हो गई मेरे पास, 3 कंडीशन हो गई, और टोटल कितना है, 4। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अगर आपको पूछा जाए अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, तो ये भी देखना ध्यान से बेटा, अधिक से अधिक। अब ज्यादा से ज्यादा, अब क्या बोलते हो कि ज्यादा से ज्यादा एक चित्त आ जाए, एक से ज्यादा नहीं आएगा। अपना मतलब ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक चित्त आ जाए, एक से ज्यादा चित्त नहीं आना चाहिए। अब देखो ज्यादा से ज्यादा में बेटा, अधिक से अधिक में कम की कोई सीमा नहीं रहती है, आप उसको एब्सेंट भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि देखो ये मान के चलो कि ये कोई आदमी है चित्त नाम का, वो ज्यादा ही जिद कर रहा है आने की, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आप अधिक से अधिक एक बार आ सकते हो। अब आ ही नहीं रहे तो वो और भी अच्छी बात है। तो देखिए अधिक से अधिक एक बार चित्त आना है, 1 2 आ ही नहीं रहा है, और भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ डबल बार आ गया, डबल बार तो अपने सहन ही नहीं है, क्योंकि अपन ने अधिक से अधिक एक बार ही तो बुलाया उसको, 2 बार तो आ ही नहीं सकता वो, तो ये तो कट्टस। और ये 3 बच गए मेरे पास, वही 3/4
4 आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना बेटाओ, आपको कहा जाए कि कम से कम या अधिक से अधिक, तो उसमें ये प्रायिकताएं आएंगी। अगर आपको पूछ लिया जाए, इसी में अच्छे से देखना, आपको पूछ लिया जाए कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता आपको पूछ लिया जाए, तो आप क्या लिखोगे बेटा? दोनों बार चित्त आना है, ये रहा कंडीशन, दोनों बार चित्त आना है ना, तो ये आपके सामने कंडीशन रही। तो एक ही बार है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा, इसने कहा दोनों बार चित्त आए, तो दोनों बार चित्त तो इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो ये हट जाएंगी सारी, एक ही कंडीशन हो गई। और टोटल 4, टोटल परिणाम तो ये रहेगा नीचे। फॉर्मूला क्या है कि घटना का, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या करने का फॉर्मूला, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये हो गया आपके सामने एक सिक्के को दो बार उछालना या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालने की प्रायिकता आपके सामने आ गई है। अब मैंने अभी कहा कि अपने सिलेबस में सिक्के को 3 बार उछालने की प्रायिकता है, तो 3 बार उछालेंगे भाई, तो अगला नंबर किसका आएगा? एक सिक्के को 3 बार उछालना, या आप कह सकते हैं 3 सिक्कों को एक बार उछालना, या आप क्या कह सकते हैं 3 सिक्कों को एक बार उछालना। ठीक है बेटा, आप उछालते हैं, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है सिक्कों पर, इनसे अलग तो कुछ आएगा नहीं। इनको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लो आपको प्रायिकता आधी आ गई। अब देखिए, क्योंकि आधी प्रायिकता भी तो बहुत टॉपिक बच रहे हैं, पासे बच रहा है, ताश बच रही है, वर्ष बच रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं लिखता हूं, कंडीशन आपके सामने क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछालना, या आप बोल सकते हैं 3 सिक्कों को एक बार उछालना। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया, अभी 2 के बारे में बताया था, अब यहाँ पर क्या है 3 बार है, या एक सिक्के को आप लगातार 3 बार उछालकर परिणाम लिख सकते हैं, या 3 सिक्के एक साथ आप लेकर तीनों को उछालकर एक बार आप परिणाम लिख सकते हैं। ये प्रायिकता अपन निकालेंगे, तो ध्यान से देखना आपके सामने संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है। संभावित परिणाम तो याद रखना बेटा, अभी बताते हैं अपन। देखो, एक सिक्के को एक बार उछाला, जब कुल परिणाम कितने आए? 2 आए थे, और एक सिक्के को 2 बार उछाला है, या 2 सिक्के को एक बार उछाला है, तो परिणाम कितना आया? 4। ठीक है, अब देखते हैं कितना, तो ये फिक्स है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपके तो तुरंत आना चाहिए कि भाई 4 परिणाम जो आए कुल, वो कौन कौन से आते हैं, बस ये आपको निकालना पड़ेगा। यहां देखते हैं अब कितने परिणाम आते हैं। अब आप के दिमाग में तुरंत चल रहा हो कि आप 3 सिक्कों को एक बार उछाल रहे हो, तो तीनों हेड आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कई बार आप ये लिखते हो, ज्यादा सबसे जल्दी यही लिखते हैं कि तीनों बार एच आ गया और तीनों बार टेल आ गया, फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप बताइए कंडीशन आगे क्या क्या आएगी, तो मैं बताता हूं, आप देखना इधर। पहला यदि हेड आ गया, दूसरा टेल और तीसरा वापस हेड आ सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं है ना। पहला यदि टेल आ गया, दूसरा हेड, तीसरा टेल आ सकता है। ओके, दोनों लगातार हेड भी तो आ सकते हैं, फिर टेल आ गया, दोनों लगातार टेल भी आ सकते हैं, फिर हेड आ गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए ना। अभी और देखते हैं, कुछ आएगा तो ध्यान से देखना, अभी तो और भी है। देखो क्या करते हैं अपन, HST हो गया, H, हाँ जी। अब देखो पहला हेड आ गया, दोनों TT हो सकते हैं, पहला T आ गया, दोनों HS हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम आपके सामने कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो ये चीज याद रखना कि जब आप एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो 2 परिणाम कुल, और 2 बार उछाल रहे हैं तो 4 परिणाम, और 3 बार उछाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आपके सामने टोटल आएंगे। कुल संभावित परिणाम
कुल संभावित परिणाम बराबर कितना हो गया बेटा? 8 हो गया है। कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखते हैं इस पे क्या सवाल आते हैं, तो ध्यान से देखना। आपको सवाल दे दिया जाए, क्या क्या देगा अच्छे से समझना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब ये कहा जाए, मैं सवाल क्या पढ़ रहा हूं वो देखना। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सिक्के पर तीनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? तीनों बार चित आने की प्रायिकता, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो बेटाओ, मैंने आपको प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो देखो, घटना के अनुकूल परिणाम आप क्या करोगे? तीनों बार चित्त आ रहे हैं, तो बताओ तीनों बार चित्त कहाँ आ रहा है बेटा? केवल यही कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो तीनों बार चित्त आ गया, तो गलत लिख दिया ना मैंने। तीनों बार चित्त एक ही कंडीशन में आ रहा है, और टोटल परिणाम क्या हो गया? 8 हो गया। ये हो गया मेरे पास 1/8। अब आपको इसी में पूछ ले कि तीनों बार, अब देखो पट का भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं तो पट ये नाराज हो जाएगा। अपन चित्त का सवाल करते आ रहे हैं ना, पट का भी कर लेते हैं। तीनों बार पट आने की प्रायिकता, तो ये भी एक ही कंडीशन में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो 1/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो तीसरा है मेरे पास। अब क्या पूछ सकता है इसमें, और क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखना। ये कहा जाए कि भाई देखो, आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला है, तो एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसने देखो शब्द पे जाना, एकांतरित चित्त या पट, इसने दोनों ही पूछ लिया एक साथ। एकांतरित चित्त या पट आने की, चित्त या पट आने की प्रायिकता। अब बताइए क्या होगा? यह आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वो भी सही हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए इधर, एकांतरित चित्त या पट, चित्त और पट दोनों के बारे में पूछा है, तो दोनों ही चलेंगे साथ साथ, लेकिन क्या पूछा है? एकांतरित। एकांतरित का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद अपन करें तो एक के बाद एक अंतर लेके, ठीक है। एकांतरित का मतलब होता है एक अंतर पे, एक के बाद एक अंतर, ठीक है, यानी एक छोड़ के एक। ओके, एक छोड़ के एक अपन भाग करेंगे, तो पहले भाग कर लेते हैं चित्त की। तो ध्यान से देखना, एक छोड़ के एक चित्त कहाँ कहाँ आ रहा है? एक ही आ रहा, एक छोड़ के एक चित्त आ रहा है ना। और देखिए, एक छोड़ के एक चित्त कहाँ पर आ रहा है? और कहीं नहीं आ रहा। बाकी देखो लगातार आ रहा है, देखो ये लगातार आ रहा। यहाँ पर अगला चित्त आ ही नहीं रहा, यहाँ पर अगला चित्त आ ही नहीं रहा, क्योंकि एकांतरित का मतलब एक छोड़ के एक चित्त आने का आवश्यक होगा, तो केवल एक ही बार आ रहा है ऐसा। और पट की भी बात करें तो पट भी एक ही बार आ रहा है, एक छोड़ के एक आना, ठीक है। तो एक और एक कितनी कंडीशन हो गई? 2 कंडीशन हो गई। तो आप क्या लिखोगे? 2/8 यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 आपका आंसर है, आपके सामने हाजिर होगा। अब अपन चलते हैं, ध्यान से देखो। यदि आपको पूछ लेता क्या कि एकांतरित चित्त आने की प्रायिकता, केवल चित्त आने की प्रायिकता, एकांतरित चित्त आने की प्रायिकता आपको पूछ लेता, तो क्या लिखोगे? केवल चित्त के बारे में पूछा है, यानी एक छोड़ के एक चित्त, तो ये रहा केवल एक, केवल ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो 1/8 ये आंसर हो गया। यदि आपको पूछ लेता एकांतरित पट आने की प्रायिकता, तो क्या लिखोगे? वही 1/8 हो जाएगी, क्योंकि एकांतरित पट यही आ रहा है। अब आपको पूछ लिया जाए कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम में ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, तो कम से कम एक बार तो चित्त आना ही आवश्यक है। आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो एक बार ही नहीं आ रहा, और कम से कम एक बार तो उसको आना है। तो यहाँ नहीं आ रहा है तो इसको ढक लीजिए, बाकी सब में आ रहा है। चिता रहा है ना, ज्यादा आ जाए चलेगा, ज्यादा चलेगा, एब्सेंट रहेगा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अपन कहे कक्षा में कि भाई आपको कम से कम एक हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी। क्या कहा जाए कि आपको कम से कम
अगर आपको परीक्षा में उपस्थित होना है, यदि आपको परीक्षा देनी है, तो आपको क्या कहा कि आपको कम से कम एक हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी। या एक को छोड़ो, आपको कहा जाए कि अब आप देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, कम से कम आपको 3 महीने तो विद्यालय आना ही पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आप 3 महीने तो पूरे जाओगे। 3 से आप ज़्यादा जा सकते हो, वो तो और भी अच्छी बात है। आप यदि 12 महीने ही विद्यालय चले गए तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप 3 से यदि कम करते हो, आप यदि 2 महीने ही विद्यालय गए तो आप उस परीक्षा से क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। इसलिए यही मतलब होता है कि कम से कम यदि एक बार चित्त पूछा जा रहा है तो कम से कम उसको एक बार अवश्य हाजिर होना पड़ेगा। ज़्यादा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो देखिए 2 बार आ गया कोई बात नहीं। एक चित्त को बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूं, चित्त की बात कर रहा हूं। चित्त का मतलब एच, मैंने ऊपर लिख रखा है, चित्त का मतलब एच और पट का मतलब टेल। तो देखो एक बार आ गया, यहां 2 बार आ गया, अच्छी बात है। एक बार आ गया, 3 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आया ही नहीं तो इसको क्यों लेंगे अपन, इसको तो अपन ने नोट ही नहीं किया। तो ऐसी कितनी कंडीशन आई मेरे पास, 7 कंडीशन आई है टोटल, है ना। और टोटल कितनी थी, 8। तो ये आपकी प्रायिकता क्या हो गई, 7/8, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता, या पट के बारे में पूछ लेते हैं। अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा आप एक पट आना आपको जरूरी है। तो देखिए एक पट आना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा में कम की कोई सीमा नहीं होती है। आप नहीं भी आ सकते, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा एक बार ही आइए। ज्यादा ज्यादा आपको पता लगा विद्यालय में जाना है तो आपको कहा जाए कि आप ज्यादा ज्यादा एक बार आ सकते हैं, बस हाजिरी लगाने के लिए। आपको केवल एक बार शक्ल दिखा के जाना है, आप फिर आप अपने घर जा सकते हैं। तो देखो ज्यादा ज्यादा एक बार किसके बारे में बात करूं मैं, पट के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा ज्यादा एक बार पट आना चाहिए, 1 आ रहा है ना, इसमें 2 बार आ रहा है, नहीं 2 से आना ही नहीं है। 1 2 3 और नहीं भी आ सकता 4, तो ये क्या हो गया, 4/8 मेरा टोटल आंसर हो जाएगा। कितना आ गया बेटा, 4/8 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आपको पूछ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, अधिक से अधिक, जो भी आपको पूछा जाए प्रायिकताओं के सवाल। देखो आज इसमें अपन ने सिक्कों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है, तो मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रायिकता में सिक्कों का पूरा मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको मैथ की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।